दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें आप परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए अति संभावित हैं। ये प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा के साथ विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के साथ लोअर पीसीएस तथा बैंक, एसएससी और रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का गठन, यानी जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का गठन किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था? तो योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। तो योजना आयोग का गठन दोस्तों 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जो कि नियोगी समिति की अनुशंसा या सुझावों के आधार पर किया गया था। ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी दोस्तों। योजना आयोग के स्थान पे एक नया नीति आयोग बनाया गया है दोस्तों। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा की गई है। नीति NITI, नीति का पूर्ण विस्तार होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है और ये थिंक टैंक के रूप में देश के लिए योजना और जो हमारे संसाधन हैं उनके वितरण तथा विकास के लिए कार्य करता है। तो कुल मिलाकर योजना आयोग का उत्तराधिकारी संस्था नीति आयोग है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। याद रखिएगा, नीति आयोग का है अर्थ होता है हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति या मुद्रापूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति का नियमन और नियंत्रण RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। RBI दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना RBI एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। तो RBI का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, जबकि इसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इस पे कार्य चल रहा है कि हाइड्रोजन को किस प्रकार अनुकूल बनाया जा सके ईंधन के रूप में। तो हाइड्रोजन के महत्व के लिए भारत में भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड की स्थापना की गई है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 2003 में हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जट्रोपा के अलावा किस अन्य पौधे को बायोडीजल का विकल्प माना जाता है? तो जट्रोपा यानी करंज, जट्रोपा को बायोडीजल या जैव डीजल का विकल्प जैव डीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जट्रोपा के बीजों से जो प्राप्त तेल होता है उससे डीजल या पेट्रोल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है दोस्तों। एक और पौधा होता है जिसके फली युक्त पौधा है जिसके फली या बीजों से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, वो कौन सा है? तो ये है पोंगामिया पिनाटा। इस पौधे का नाम है दोस्तों पोंगामिया पिनाटा। याद रखिएगा, इसे जट्रोपा के अलावा बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन
जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत में सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा नीति के तहत जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 11 जनवरी 2010 से प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन की स्थापना राष्ट्रीय सौर मिशन नीति के तहत 11 जनवरी 2010 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को स्थापित हुआ और यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे ISA या इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में है। इम्पॉर्टेंट है, गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 संभावित देशों का गठबंधन है। इसमें इन सबको शामिल किया जाना है जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच आते हैं और जिनको सूर्य का प्रकाश अधिकतम मात्रा में मिलता है। और इन सबको मिलाकर इन देशों में कुल मिलाकर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, मार्तंड मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों मार्तंड मंदिर, ये किस देवता का मंदिर है? तो मार्तंड मंदिर को दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। सूर्य का एक संस्कृत में अर्थ मार्तंड भी होता है। दोस्तों मार्तंड मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा कराया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा कराया गया था। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों गुप्त काल में सूर्य उपासना के 2 केंद्र थे, जिनमें मार्तंड मंदिर भी एक है और एक अन्य था कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। दोस्तों भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की प्रथम यात्री गाड़ी हावड़ा से हुगली के बीच 15 अगस्त 1854 को चली थी, जबकि भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाणे के बीच 1853 में चली थी। वो भी ऑप्शन रहेगा, आप कहीं गलत न कर दीजिएगा। भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन जो है वो हावड़ा से हुगली के लिए 15 अगस्त 1854 को चली थी, जबकि प्रथम ट्रेन भारत में मुंबई से थाणे के बीच 1853 में चली थी। दोस्तों हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 होती थी, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है अपना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसकी एक मीटिंग में यम को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर अब ग्रहों की संख्या 8 बची है। इसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके अलावा सूर्य से दूरी के आधार पे जो क्रम है ग्रहों का, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम अब नहीं रह गया है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसमें एक प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 300 गुना है। तो सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और सर्वाधिक द्रव्यमान वाला भी ग्रह बृहस्पति ही है। अगला प्रश्न है, लीची उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार लीची उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ये स्थान चीन के बाद, यानी चीन पहले स्थान पर है लीची उत्पादन में, दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत में सर्वाधिक लीची उत्पादन बिहार राज्य में किया जाता है, जो कि भारत के संपूर्ण लीची उत्पादन का 74% है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है। तो लीची उत्पादन में विश्व
लीची उत्पादन 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, जबकि भारत में सर्वाधिक लीची उत्पादन बिहार द्वारा किया जाता है, जो कि कुल उत्पादन का 74% है। दोस्तों, एक प्रश्न है, पृथ्वी पर हानिकारक और लाभदायक दोनों गैस कौन सी मानी जाती है? तो हानिकारक गैस भी है और ये लाभदायक गैस भी है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों माना जाता है। हानिकारक इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, और लाभदायक इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी पे तापमान है, सूर्य से आने वाले अवरक्त विकिरण उसको रोककर वायुमंडल के तापमान को गर्म रखती है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव हो सका है। तो और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को पौधे भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं और उससे ऑक्सीजन निःसृत करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि ये प्रश्न है कि धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक भूतापन है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो आर्द्रभूमि जो वेटलैंड होते हैं, तो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भारत में 1985-86 से प्रारंभ किया गया था। एक प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि गुजरात में है। आपको बताना है, एक प्रश्न है आपके लिए कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर कहाँ पे स्थित है? इसके अलावा जो विश्व वेटलैंड दिवस या आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दो प्रश्न आपके लिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल संस्था की स्थापना हुई थी। उसका नाम था ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन का सामान्य हिंदी होता है दोस्तों जनहित रक्षक, यानी जनता के हितों और अधिकारों के रक्षा के लिए ऑम्बुड्समैन होता है, यानी भारत में इसे लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना सबसे पहले स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए बुक है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बुक है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि भारत विभाजन के दोषी लोग, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अगला है, एक बुक है दोस्तों, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मिलान के लिए भी पूछता है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। एक प्रश्न है दोस्तों, इतिहास से संबंधित, शिलादित्य। शिलादित्य उपनाम किसका है? तो शिलादित्य उपनाम हर्षवर्धन का है और यह नाम चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों। शिलादित्य उपनाम जो है वो हर्षवर्धन का है, जिसे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा दिया गया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन इतिहास से, वह वेद जिसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि की विधियों का वर्णन किया गया है, तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि की विधियों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। और वेद, अथर्ववेद वह है जिसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि से संबंधित विधियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है इतिहास से संबंधित, अफगान मूल के सल्तनत शासक कौन थे? तो लोदी वंश के शासक दोस्तों अफगान मूल के सल्तनत शासक थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे प्राचीन और बड़ा वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र। ये सवित्री देव या सूर्य को समर्पित मंत्र है। इसके रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सवित्री या सूर्य देव को समर्पित है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान आप सभी जानते हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे, देहरादून में स्थित है। लेकिन एक प्रश्न और है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में स्थित है। मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों का निक्षेप क्या कहलाता है? तो ये भूगोल से संबंधित है। मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों का निक्षेप लोयस कहलाता है और सबसे बड़ा लोयस मैदान उत्तरी चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस ये मून है मंगल के। तो मंगल यानी मार्स के उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। डीमोस के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, डीमोस जो है मंगल का उपग्रह है, जिसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है। यानी फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं और डीमोस को सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। दोस्तों एक स्थान है मीठी विरदी। मीठी विरदी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। तो मीठी विरदी कहाँ पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट है, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना था, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। मीठी विरदी स्थान कहाँ पे है? तो ये भावनगर गुजरात में स्थित है। और मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाना था। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई डाबसन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई नापने का यूनिट है डाबसन यूनिट। डाबसन यूनिट मानक ताप व दाब पर एक डाबसन कितना होता है? तो मानक ताप और दाब पर एक डाबसन का मान दोस्तों 0.01 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर के 100वें भाग के बराबर होता है एक डाबसन यूनिट। दोस्तों डाबसन यूनिट डाबसन द्वारा 1928 में ओजोन परत को मापने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया था, जिसे ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। तो ये डाबसन एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा 1928 में ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया था। तो प्रश्न ये था कि डाबसन यूनिट से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। मानक ताप और दाब पर एक डाबसन 0.01 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर का 100वें भाग के बराबर होता है एक डाबसन यूनिट। अगला प्रश्न है शांत घाटी या साइलेंट वैली आप सभी जानते हैं केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। आपको बताना है कि ये किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में शांत घाटी या मौन घाटी स्थित है, जिसे पश्चिमी घाट का अंतिम छोर भी माना जाता है। तो पश्चिमी शांत घाटी पश्चिमी घाट के अंतिम छोर पर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल को माना जाता है। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3212 फीट है और ये कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत अयान टेपुई पर्वत पर स्थित है। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 3212 फीट है। ये वेनेजुएला में स्थित है और कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट है, जो कि अयानटेपुई पर्वत से निकलता है। यानी अयानटेपुई पर्वत है, उसी पर ये एंजल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों जनसंख्या पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड में आश्रित आबादी किसे कहा जाता है? आश्रित आबादी जो आयु समूह किसी दूसरे पर निर्भर होता है उसे आश्रित आयु समूह कहा जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड में 0 से 14 वर्ष आयु समूह वर्ग को आश्रित आबादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया पत्र के प्रकाशन
किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने वॉयस ऑफ इंडिया पत्र का प्रकाशन किया था। एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, द तलवार पत्र का किससे संबंधित था? द तलवार पत्र जो समाचार पत्र है वो किससे संबंधित था? तो द तलवार पत्र मैडम भीखा जी कामा से संबंधित था और इस पत्र को जो द तलवार है उसको बर्लिन से प्रकाशित किया गया था। ये विदेश से प्रकाशित होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था और पहले इसका नाम द मदंस तलवार था। मदन लाल धींगरा के नाम पर मैडम भीमा जी कामा ने द मदंस तलवार शुरू किया था, जो कि विदेश से प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र माना जाता था। बाद में इसका नाम द तलवार, केवल द तलवार कर दिया गया था। द मदंस तलवार से इसकी शुरुआत हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन से द तलवार समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। दोस्तों एक प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, जनजाति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास के लिए चलाई गई योजना कौन सी है? तो जनजाति युवाओं, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए जो योजना चलाई गई है उसका नाम है रोशनी कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई गई है, जो 7 जून 2013 से प्रारंभ की गई थी। तो रोशनी कार्यक्रम है जनजाति क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना, जिसका प्रारंभ 7 जून 2013 से किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग, वित्तीय व अन्य गतिविधियों को करना क्या कहलाता है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग गतिविधियों को करना शैडो बैंकिंग या छाया बैंकिंग, प्रतिछाया बैंकिंग कहा जाता है। तो शैडो बैंकिंग है कि जो हमारे बैंक हैं उनके अलावा कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा वित्तीय और बैंकिंग गतिविधियों को संचालित करना शैडो बैंकिंग या छाया बैंकिंग कहलाता है। दोस्तों एक प्रश्न है विज्ञान से संबंधित, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है काइमोग्राफ के द्वारा शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न है महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है। एक इम्पॉर्टेंट जो अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न है दोस्तों, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, राष्ट्रीय यक्ष्मा यानी कि क्षय रोग, राष्ट्रीय यक्ष्मा या क्षय रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इसके अलावा आगे आने वाली परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना भी है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।